बात करें तो सरकार की जो नीयत होगी वो करेगी। ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं है तो नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड भी हैं तो फिर भी प्रायोरिटीज़ में आपकी एजुकेशन तो कम से कम आना चाहिए और एजुकेशन के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। हमारी जो बातें हैं कि हम पॉलिसी वापस लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अवेयर पॉलिसी एजुकेशन वाला जो स्टेप है इसको स्किप करके सीधा इंप्लीमेंटेशन पे लेके आया है उसको। मंत्रिमंडल है हमारा, तो उनके बीच में अगर तालमेल नहीं होगा तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस होंगे और इस तरह की क्राइसिस आएंगे पॉलिसीज़ में। अल्टीमेटली जनता विरोध करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, उनको ये पॉलिसी करेंगे। जब कॉलेज कैडर आएगा तो कॉलेज कैडर के लिए तो क्या ये लोग भी जो है वो इस पॉलिसी के अंडर आएंगे, एज अ जॉब ट्रेनिंग आएंगे या क्या आएंगे? नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ रूपांश और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। ये जगह आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एरिया है और यहाँ आज हम बेगी ठाकुर जी से इंटरव्यू करेंगे। बेगी ठाकुर इनका नाम है और बेगी जी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पब्लिक एड में अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पॉलिसी आई है जॉब ट्रेनिंग नाम की, ये जो पॉलिसी है जिसको टाइटल जॉब ट्रेनिंग दिया गया है, उसके विषय में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ इनके बारे में बता दें। बेगी जो हैं वो पब्लिक एड की पीएचडी तो कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनका एक चैनल है बीइंग नेट जेआरएफ, जिसमें ये स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, क्लासेस देते हैं और गाइड करते हैं। आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके 17 जो स्टूडेंट हैं वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राणा जी। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा टाइम्स ऑफ हिमाचल का, जो इस तरह से जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपने विचार को रखने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको बता दें, बेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रहकर बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग हर साल इनके पढ़ाए हुए जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और ये एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि ये जो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में आज आई है, जिसको जॉब ट्रेनिंग का नाम दिया गया, आप इसे कैसे देखते हैं एज एक रिसर्च स्कॉलर और एज एक हिमाचल यूनिवर्सिटी का एक इंटेलेक्चुअल तबका होने के नाते? देखिए रूपांश जी, सबसे पहले पॉलिसी की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो एस्पिरेंट होता है बहुत ही उम्मीदों के साथ जो है यहाँ तैयारी करने आता है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। 5 साल 10 साल कई यहाँ पर जो है लगा देते हैं तैयारियों के लिए। और अगर उसके बाद आप जब क्वालिफिकेशन अपनी सुनिश्चित करते हैं, आप 3-4 टेस्ट निकाल के यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाइड यहाँ पर बेसिकली कहते हैं, और उसके बाद भी जॉब लगने के उपरांत अगर आपको फिर से यहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत पड़ रही है, आप फिर से जो है एग्जाम आपको जो है देना पड़ेगा, चाहे क्वालिफाइंग नेचर है, चाहे वट एवर द स्टेटस में भी, चाहे उसको आप बार एफिशिएंसी टेस्ट कहें, लेकिन उसको देने के लिए एक साइकोलॉजिकल तौर पे वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट जो है तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, अपने आप को क्वालिफाइड उसने साबित कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी ये पॉलिसी क्या कहती है कि आप जो है 2 साल तक यहाँ पर जो है जॉब ट्रेनिंग रहेंगे, एंगेजमेंट्स जो है आपको यहाँ पर दी जाएंगी करने को। यू आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तरह यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, चाहे लीव है, चाहे पेंशन, जो भी चीज़ें यहाँ पर है। तो जो एस्पिरेंट यहाँ पर एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है? वो है कि उसको एक जॉब सिक्योरिटी मिले। सबसे पहला सवाल मैंने अपने वीडियोस में भी बताया हुआ है, पहले मैंने वीडियोस भी डाले अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वहां पर भी मैंने यही बात कही है कि जॉब सिक्योरिटी जो सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हो कहीं पर भी, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जॉब सिक्योरिटी ही एक ऐसा मुद्दा होता है जो शायद एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है कि सरकारी जॉब मिलेगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपसे छीनी जा रही है। 2 साल तक आपके दिमाग में, चलो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है क्वालिफाइड हो जाते हैं किसी एग्जाम के लिए, उसके बाद आप जो है एंट्री भी कर देते हैं उस जॉब में। 2 साल तक आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 साल बाद जो है मुझे एग्जाम भी देना है। ठीक है, इन केस अगर आपका वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? एक्सटेंड होंगे, टर्मिनेट होंगे, नहीं पता। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत बड़ा यहाँ पर लोगों के बीच में। वो सरकार का काम करेगा या फिर अपनी जॉब की तैयारी, अपनी एग्जाम की तैयारी करेगा जो क्वालिफाइंग नेचर। ये कुछ लोग जो हैं वो इस पॉलिसी को एज वैसा देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है इसलिए जॉब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बहुत से लोग हमने, हालांकि इस पॉलिसी का बड़ा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि जो एस्पिरेंट है, जो बड़े सालों से तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो है वो आज डिप्रेशन में है, वो बच्चा आज कहीं ना कहीं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और तैयारी अपनी कर रहा है। कुछ एक लोग जो हैं वो इस पॉलिसी को बड़े अच्छे से टैकल भी कर रहे हैं कि जी ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है। तो
क्योंकि हमने उस पॉलिसी में साफ तौर पर ये पढ़ा है कि 2 साल का जो होगा वो आपका जॉब ट्रेनी एज आप रहेंगे, उसके बाद साफ लिखा है उसमें कि आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा बाद जी, में। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा रानी, जिसमें एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन विद द जो भी प्रोविजंस उसके हैं, उसके साथ आपको कोई ऑब्जेक्शन है, उसका एफिडेविट भी आपसे मांगा जाएगा, जिसकी वजह से आप फिर क्लेम भी नहीं कर पाएंगे कोई बेनिफिट। ये भी इसमें बात है। तो साहब ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि यहाँ से मास्टर्स करके लोग नेट जेआरएफ करते हैं। आपकी फील्ड से बहुत से लोग निकल रहे हैं और आपके पढ़ाए हुए भी आगे, और आप भी इन फ्यूचर जो है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोशिश करेंगे, या जब कॉलेज कैडर आएगा तो कॉलेज कैडर के लिए हमने पिछली बार भी देखा 2022 में कॉलेज कैडर हुआ था लास्ट, और अब आने वाला है आगे। तो क्या ये लोग भी जो है वो इस पॉलिसी के अंडर आएंगे, एज अ जॉब ट्रेनी आएंगे, या क्या रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है। देखिए, जहाँ तक हमने पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वहाँ पर सिंपल तौर पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जहाँ पर कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज हैं। उसमें आपको मेडिकल साइड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स हैं, आयुष विभाग जो है आपका, उसी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर हैं, वो इसमें जो है एक्सक्लूडेड है। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो आपके एजुकेशन में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, वो इसमें एक्सक्लूडेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, मतलब वो इसमें इंक्लूडेड है। और आने वाले समय में जो लोग लाइब्रेरी में यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं बेशक, उनको भी सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी ये पॉलिसी है। तो आपको भी एज ए जॉब ट्रेनी ही रखा जाएगा। तो जो बहुत एक, मैं तो इसको नाकामी कहूँगा सरकार की, जो इस तरह की पॉलिसी उन्होंने लाई हुई है। बेग जी, ये जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये जब पॉलिसी बनाते होंगे तो क्या इनको ये ख्याल नहीं आता होगा कि बहुत से युवा जो हैं वो आज डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो आज फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आज हम लाइब्रेरीज में यहाँ देख रहे हैं 6 बजे के बाद बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि जो चिंता थी, जब से ये पॉलिसी आई है मैंने बड़ा बदलाव देखा है, आप लोगों ने बड़ा बदलाव देखा है कि पहले कम से कम 8-9 बजे तक जो लोग लाइब्रेरी में होते थे, आज 6 बजे निकल जाते हैं लोग। देखिए राम, बड़ी फ्रस्ट्रेशन बहुत है। बढ़िया आपने सवाल पूछा। और जहाँ तक आपने पॉलिसीज़ की बात करी, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, क्या इनके ध्यान में ये चीज़ें नहीं है? बिल्कुल इनके ध्यान में ये चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है अबाउट प्रायोरिटीज़। आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, वो सरकार को देखना है यहाँ पर कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आपकी प्राथमिकताएं हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, तब जाके आप उस पर काम करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रायोरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक नियत शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा। जो आपकी नियत है, आपकी जो इंटेंशन है, उस पर बहुत बड़ी चीज़ बेसिकली मैटर करती है कि आप ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर सीधा सीधा इंटेंशन और प्रायोरिटीज़ पे आता है सरकार की। जी, ये जो सवाल है ये अगला इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप उस फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो पीएचडी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग भी आपके उसमें आता है ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जब हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो पॉलिसी मेकर होता है, पॉलिसीज़ बनाता है। आप भी उस फील्ड में हैं, तो ये जो लोग जब पॉलिसी बना देते हैं उसके बाद सरकार के आला अधिकारियों के बयान भी आते हैं, बहुत से लोगों के बयान भी आते हैं कि नहीं जी ये पॉलिसी जो थी वो गलती से हमारे बीच होगी है, या फिर हम जनता को वैसा बता नहीं पा रहे हैं। जी पॉलिसी तो बड़ी अच्छी है लेकिन जनता उसको गलत समझ रही है। तो ये क्या होता होगा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई पकड़ नहीं, तालमेल नहीं होगा, या क्या होगा? क्योंकि हमने पीछे बहुत सी पॉलिसीज ऐसी देखी हैं जो जिनको सरकार ने विड्रॉ भी किया बाद में, नोटिफिकेशन बाहर निकली लेकिन बाद में सरकार मुकर गई उससे। देखिए क्या होता है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम प्राइमरली हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का होता है, और साथ ही साथ ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है असिस्ट करते हैं आपके जो भी हमारे लेजिस्लेचर में आपके मेंबर्स होते हैं। तो प्राइमरली जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो आपके लेजिस्लेचर में बैठे हुए हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका होता है। तो उनको असिस्ट करने के लिए फिर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर रहती है। तो जब हम तालमेल की बात करते हैं, देखो पीटर सेल्फ का यहाँ पर एक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आर्क एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि भी अगर आपको इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है ना, तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल यहाँ पर इंटेंशन उनकी होनी चाहिए, तब जाके कैसे पॉइंट पे वो मिलते हैं जहाँ पर वो पॉलिसी बनती है। लेकिन अगर ये तालमेल नहीं है तो फिर इसी तरह की समस्याएं आती है जो इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में आई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज ब्यूरोक्रेसी, और जो आपकी गवर्नमेंट है जहाँ पर हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मंत्रिमंडल है हमारा, तो उनके बीच में अगर तालमेल नहीं होगा तो डेफिनेटली इस तरह के क्राइसिस होंगे और इस तरह की क्राइसिस आएंगे पॉलिसीज में। अल्टीमेटली जनता विरोध करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, उनको ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। पॉलिसी मेकिंग के दौरान क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग हो सके, अच्छी पॉलिसी बन सके? बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग में देखो सरकार की इंटेंशन, देखो जी जो आपके मंत्री होते हैं, जो आपकी सरकार कैबिनेट होती है, उनकी इंटेंशन सबसे पहले यहाँ पर आती है। सरकार का काम है अपनी इंटेंशन बताना कि वो इंटेंट उनका क्या, आपको करना क्या है, व्हाट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, की जो क्या करना है ना वो डिसाइड करती है सरकार।
और कैसे करनी है उसके लिए असिस्ट करते हैं फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें व्हाट एंड हाउ, ये दोनों चीज़ें जब एक लाइन पे आती है तब जाके एक अच्छी पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो इस पॉलिसी मेकिंग में आपके प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले पॉलिसी का एक फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले इन्होंने एक यहाँ पर जो एक स्टेप है उसको स्किप कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक स्किप आता है पॉलिसी एजुकेशन का, एक स्टेप आता है, उसको स्किप कर दिया है यहाँ पर। पॉलिसी एजुकेशन में लोगों को पॉलिसी बनाने के बाद एक ड्राफ्ट शेयर किया जाता है जिसमें लोगों की ओपिनियंस मांगी जाती है, फीडबैक मांगा जाता है कि आपको इस पॉलिसी से कोई अगर शिकायतें हैं, कोई इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं इसमें, तो वो पॉलिसी जो है बेसिकली उसमें इंप्रूव किया जाता है उस पॉलिसी में। लेकिन उन्होंने क्या किया, अवेयर पॉलिसी एजुकेशन वाला जो स्टेप है इसको स्किप करके सीधा इंप्लीमेंटेशन पे लेके आए हैं इसको। तो ये तो खैर अभी लोग इसको पढ़ के थोड़ा सा एजिटेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे ये होना चाहिए उस लेवल का हो नहीं पा रहा है। बेगी जी, दुख होता है जो लोग इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप का सहारा हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन परिवारों से आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आखिर पढ़ता कौन है? वो बच्चे पढ़ेंगे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, या जो लोग गरीब हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा भी थोड़ी सी सस्ती है वैसी अगर मुकाबले देखा जाए किसी और यूनिवर्सिटी के, क्योंकि दूर दराज का एरिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्टेट है जो बड़ी जियोग्राफिकली बहुत टफ है, और बहुत ऐसे ऐसे इलाके से लोग आते हैं और बड़े सालों से तैयारी कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। ऐसे बावजूद मतलब जो लोग सत्ता में आते हैं ये वादा भी करते हैं कि हम जो स्थायी रोजगार देंगे, और खासकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हमारी वैल्यूज में भी ये शामिल है कि स्टेट का काम है। डीपीएसपीज ने ये बेसिकली बात करी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये लोग क्या सोचते नहीं होंगे इस चीज के बारे में? मतलब क्या होगा इनके दिमाग में? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको इंटेंशन की बात करी कि सरकार की जो नीयत होगी वो करेगी। ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज में ये चीजें नहीं है तो नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड भी हैं तो फिर भी प्रायोरिटीज में आपकी एजुकेशन तो कम से कम आना चाहिए, और एजुकेशन के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। हेल्थ की बात तो मैं सबसे पहले करूंगा। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीजें हैं, ये तीन मुद्दे हैं जो शायद सरकार को सबसे पहले यहाँ पर सुलझाने चाहिए जी। तो ये थे दोस्तों बेगी ठाकुर पब्लिक एड में जो अपनी पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को गाइड कर चुके हैं। बहुत से लोग इनके पढ़ाए हुए निकल रहे हैं आगे, और एक चिंता है क्योंकि जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं उस फील्ड के जो लोग हैं वो वैसी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने युवाओं से वादा किया था। एक युवा कड़ी होती है समाज की, समाज को जोड़ने का काम करता है, और युवाओं के फेवर में अगर कोई बात नहीं होगी तो ये बड़ा टफ हो जाएगा आने वाली जनरेशंस के लिए, आने वाले लोगों के लिए। और आज भी लाइब्रेरीज में बैठे बैठे लोगों के बाल झड़ गए हैं। बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और बाल सफ़ेद भी हो गए हैं। बाल सफ़ेद भी हो गए हैं, यहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बाल सफ़ेद भी। हाँ, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एजिटेशन तो होना चाहिए। खैर ये होगा, अपने अपने स्तर पर लोग करेंगे, लेकिन सरकारों को कम से कम जिनका काम था उन्हें ये ध्यान देना चाहिए था। और बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि अभी पीछे जैसे बयान भी थोड़े बहुत एक दो आए हैं कि नहीं, उस पॉलिसी का ये मतलब नहीं है, हम इसको कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, जनता शांत रहे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पॉलिसी जो जब हो जाती है, बन जाती है, तो उसको चैलेंज सिर्फ कोर्ट में ही किया जा सकता है, और बिना बातों के हवाई जो बातें हैं कि हम पॉलिसी वापस लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये तमाम लोग पॉलिसी के दायरे में आएंगे, और ऐसा ही होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ये थे डॉक्टर बेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने विचार रखने के लिए, और टाइम्स ऑफ हिमाचल का मैं धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, आप भी बताना कमेंट करके कि ये आखिर पॉलिसी है कैसी है, क्या नहीं है, अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल, मैं हूँ रूपांश, धन्यवाद।